खबरों की आपाधापी में बहुत कुछ ऐसा रह जाता है जिसे आप कहा या अनकहा कह सकते हैं। इसे डिकोड कर कर, इसे एनालाइज कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं पांचवें दौर के मतदान की, जिसमें 20 तारीख को मतदान पड़ने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, इसकी चर्चा हम आज ही कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद मतदान के लिए जो प्रचार है वो बंद होता हुआ दिखाई देगा। 49 सीट्स हैं, जिसमें से 32 भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी कि यह फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो है। इस एनालिसिस में अपने पॉलिटिकल व्यूज को लेकर हमारे साथ हैं हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर। अदिति, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 14 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, 13 सीटों पर मतदान है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, 7 सीटों पर मतदान है। बिहार 5 सीट, उड़ीसा 5 सीट, झारखंड में 3 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, बारामूला जो कि नियंत्रण रेखा से बिल्कुल जुड़ी हुई है, और उसके साथ साथ लद्दाख जो कि अपने आप में इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार कहां क्या होता दिखाई देगा, इसके बारे में हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले ये मैं जानना चाहूंगा अदिति आपसे कि क्या इस पूरे फेज को देखें तो चुनाव का प्रचार अपने आप में जिस तरीके से आज बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से जुझारूपन कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये क्लेम कर चुकी है, अमित शाह ये क्लेम कर चुके हैं कि हमने 380 सीटों पर चुनाव में 270 सीटें तो निकाली हैं, यानी कि अब लड़ाई है 400 पार की। लेकिन उसके बावजूद भी संख्या को बताना, विपक्ष भी मोदी की संख्या बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी संख्या बता ही रहे हैं कि हम कितने पे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब लड़ाई क्या है, जो आपने बहुत बखूबी कहा, करो या मरो। भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्राइक रेट या अपना पुराना परफॉर्मेंस रिपीट करना है, और उसके लिए क्या जरूरत है? ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। क्योंकि इस 49 सीट्स में भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें 50,000 से लेकर 80,000 तक का ही मार्जिन है, और वो सीटें तभी निकल सकती हैं, 14 और 19 में तभी निकली जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। तो अजय सर, मुझे लगता है कि इस बार इन तमाम प्रयासों के बाद पुरजोर तरीके, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां, उत्तर प्रदेश में, इन तमाम उसके बावजूद भी जो एक फिंगर क्रॉस्ड है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो। और इस बार के चुनाव में 49 सीट्स में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पे सबकी नजर आएंगे, और मैं शायद उम्मीद करती हूँ आप उन चेहरों पर चर्चा जाहिर तौर पर अपने शो। बिल्कुल, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपने जो स्ट्राइक रेट शब्द का इस्तेमाल किया मिस्टर एनालाइजर में, हमने आपके सामने डिकोड कर बताया था कि पहले 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी को 71% का स्ट्राइक रेट चाहिए था। चौथे चरण के बाद से भारतीय जनता पार्टी को 73% का स्ट्राइक रेट चाहिए, अगर 370 के जो आंकड़े की बात कही जा रही है उसे अचीव करना है। और अगर 303 का आंकड़ा अचीव करना है तब भी 70% का स्ट्राइक रेट चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है, इसलिए बहुत कुछ दांव पे। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस बार चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इस बार हम बात करने जा रहे हैं उत्तर मुंबई की, मुंबई उत्तर पश्चिम की, उसके साथ साथ मुंबई के तमाम सीटों की, और उसके साथ साथ धुले, दिंदोड़ी, नासिक, पालघर याद कीजिएगा, यहां पर हिंसा बहुत हुई थी साधुओं के साथ, इसलिए महत्वपूर्ण है। और थाने पर इसलिए बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा क्योंकि थाने एक तरह से शिवसेना का गढ़ रहा है। कल्याण भी इस बार यहां पर है। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। 48 सीटें हैं, और इस फेज के साथ ही सभी 48 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान खत्म हो जाएगा। एनडीए ने पिछली बार, जो कि बिल्कुल समीकरण अलग था, 48 में से 41 सीटें जीती थी 51% वोट शेयर के आधार पर। यूपीए को 5 सीटें मिली थी 32% वोट शेयर के आधार पर। अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी 11% के वोट के आधार पर। लेकिन इस बार जो है सब कुछ गड़बड़ है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहां क्या होने जा रहा है। यह बात मैं शुरू से आपके सामने रखता चला रहा हूं, और अदिति और हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं अभी तक। लेकिन अभी क्या स्थिति है? जो 20 मई को मतदान होने हैं उसमें से 13 सीटें एनडीए की हैं, यानी कि 13 सीटों को बचाना है एनडीए को। यूपीए के पास यहां पर एक भी सीट नहीं थी। यूपीए अब जो मौजूदा है, यानी कि अब जो गठबंधन है, महागठबंधन, जिसकी महायुक्ति जिसे कहते हैं, उसमें बहुत कुछ दांव पर है। उसके बाद बात करते हैं इस बार की जो पूरा फेज है। इस पूरे फेज को अगर आप देखें तो ये मुंबई और उसके आसपास के इलाके में है, जहां पर शिवसेना का बहुत जबरदस्त जोर चल रहा करता था, और शिवसेना तय करती थी कि इस बार मुंबई का डॉन कौन होगा, मुंबई का शिरोधार कौन होगा। लेकिन इस बार शिवसेना खुद दो फाड़ में है, यानी कि अब तय करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे और शिंदे को कि आखिरकार कहां और कौन जीतता हुआ दिखाई देगा। इसमें कल्याण की रेस में श्रीकांत शिंदे और वैशाली राणे के बीच में मुकाबला है। इसके साथ साथ
मुंबई नॉर्थ में पीयूष गोयल खड़े हैं। ये सीट बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस बार मुकाबला कितना आसान या मुश्किल होने जा रहा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमोल कीर्तिकर यहां पर चुनौती के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात इस बार उज्जवल निकम की सीट को लेकर है जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल को है, क्योंकि यह सीट जाने किसी और को थी। अंत में एक यूं कहें कि फेट ऑफ लक या स्ट्रोक ऑफ लक, जहां उज्जवल निकम को यह सीट दे दी गई। उज्जवल निकम को यह सीट देकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या मैसेज दिया थी? बिल्कुल, देखिए उज्जवल निगम को ये सीट देकर ये जो समीकरण बदले हैं, वैसे भी अगर हम पूरे जो आपने कहा कि गड़बड़ है, जो उसका जिक्र किया, तो गड़बड़ है में बात हम एक बार फिर बता दें कि पिछली बार इन 13 सीटों में ज्यादातर भाजपा और या फिर एसएस यानी शिवसेना, जो कि टूटी नहीं थी, उसके पास आई थी। इस बार वो टूट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरा फैक्टर है, अगर सर आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि इन सारी सीटों पे एमएम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जो सीट का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी, आपने जो नॉर्थ का जिक्र किया मुंबई नॉर्थ, वो भी जहां से पीयूष गोयल है, एमएम फैक्टर मतलब कि मराठा और मुस्लिम, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत गुजराती बेल्ट भी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत रोचक होने वाला है। ये बात अलग है कि जैसे अगर मुंबई नॉर्थ की बात करें तो मुंबई नॉर्थ में अगर उद्धव ठाकरे गुट से कोई चुनाव लड़ता तो वो सीट और डिफिकल्ट होती। इस बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाना चाहती है। तो ये पूरा जो चरण है 13 सीटों का, जिसके साथ महाराष्ट्र खत्म हो रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एमएम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत और फैक्टर्स भी हैं जो इस बार काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और सीट जिस पर हर किसी की नजर होगी वो है कल्याण सीट पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे उम्मीदवार के तौर पर हैं। और इस बार शिंदे को यह साबित करना पड़ेगा कि असली शिवसेना वही है। आखिरकार इस बार महाराष्ट्र में कौन कौन से मुद्दे बहुत हावी रहे, इस पर एक सरसरी नजर डालते हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत हावी रहा और इसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर वोट प्रभावित होने वाला है। ये स्विंग किस तरफ जाएगा ये अभी तक कोई भी टीकाकार तय नहीं कर पाया है। यहां तक कि राजनीतिक दलों को भी इसकी बात समझ में नहीं आ रही। संविधान बदलने की जो बात कही गई, जो विपक्ष ने इसको लेकर सत्ता पक्ष के ऊपर प्रहार किया, इसका जबरदस्त असर महाराष्ट्र में देखने को मिला है, खास करके दलितों के ऊपर। क्योंकि जो दलित समुदाय है महाराष्ट्र का वो बहुत जागरूक है। उत्तर भारत के मुकाबले महाराष्ट्र में दलित समुदाय अपने अधिकार, अपने राइट्स और अपने रिजर्वेशन के लिए बहुत जागरूक है। इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहा है और वो है मुस्लिम वोटर। मुस्लिम वोटर ने इस बार महाराष्ट्र में टैक्टिकल वोटिंग की है। और यह बात हम शुरू से आपके सामने रख रहे हैं कि अगर मुसलमान वोटर यह तय करता है कि उसे शिवसेना उद्धव ठाकरे को मतदान करना है, तो आप सोचिए कितना बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है। इसके साथ साथ जब आप ये देखते हैं कि शिवसेना दो फाड़ है, एनसीपी दो फाड़ है, शरद पवार और अजीत पवार एक दूसरे के सामने है, काडर कंफ्यूज्ड है, तो इस बार कंफ्यूजन इतना जबरदस्त है कि जैसे हम बिहार में कहते हैं ना, कंफ्यूजिया हुआ मामला है साहब। और इसके साथ साथ सारे टीकाकार भी कंफ्यूजिया हुए हैं। हर कोई अपने अपने आंकड़े और दावे सामने रख रहा है, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूं, इस बार महाराष्ट्र एक ऐसी गुत्थी है जिसे समझा पाना या समझ पाना 4 तारीख को ही मुनासिब हो पाएगा। मुझे आपसे एक चीज समझनी है, आपने काफी सारे फैक्टर्स कहे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी राम मंदिर फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इन 13 सीटों पर? देखिए, राम मंदिर के लिए अगर मैं एक बात बहुत मोटी तौर पे कहूं तो नासिक के अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जहां राम मंदिर का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। अन्यथा पूरे महाराष्ट्र में राम मंदिर को लेकर जैसे मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, वो जो लहर और जो उत्साह की बात थी वो कम होता हुआ दिखाई दिया। राम मंदिर दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और इसी पर हम आ रहे हैं अदिति, जहां अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए साहब करो या मरो है। 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और इन 14 सीटों में जो मतदान होना है, इसमें आप समझिए कि रायबरेली अमेठी के साथ साथ पूरे अवध की बात होनी है। और अवध तय करता है, क्योंकि अवध वो ब्रिज है जो कि पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। अवध तय करता है कि क्या मनोदशा है मतदाता की, कहां कैसी चीजें जा रही हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की संपूर्ण बात करूं, 80 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 51.19% वोट शेयर के साथ 64 सीट एनडीए के साथ हासिल किया था। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, 6%। इस बार कांग्रेस कम से कम 2 सीट की उम्मीद तो कर ही रही है। इसके साथ साथ गठबंधन भी यहां पर गड़बड़ है। पिछली बार जो गठबंधन था उसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ थे, 39% वोट शेयर था। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ है और एनडीए गठबंधन में है और बीएसपी अकेले चुनाव है।
अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही आएगा अदिति कि क्या बीएसपी इस बार स्पॉइलर का काम करने जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी रायबरेली 2019 में, एनडीए और बीजेपी को 13 सीटें, जिसमें बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। अब यहां पर क्या क्या फैक्टर है जो बहुत काम आता है। सबसे पहले तो मोदी का नाम, मोदी की गारंटी, राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का मतदान भी इसी फेज में है, यानी कि अब अयोध्यावासी ही नहीं तय करेंगे बल्कि पूरे अवध में इस बात की परख होगी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में कितनी आस्था, या क्या इस बात पर वाकई में लोग यकीन कर रहे हैं कि अगर एनडीए को सत्ता नहीं मिली तो विपक्ष राम मंदिर तोड़वा देगा। देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने आप में बहुत मायने रखता है, और ये इसलिए क्योंकि राम मंदिर आस्था का प्रतीक नहीं, भारत का गौरव है। क्या कोई ऐसा गठबंधन या कोई ऐसी राजनीतिक दल इस बारे में सोच भी सकती है कि राम मंदिर पर बुलडोजर चला दे? ये तो शायद बाबर और अकबर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ महिला वोटर्स क्या बाहर निकल कर आएंगे, मतदान उसी तरीके से होगा। देखिए, 40-42 से कम तापमान नहीं है, महिलाएं इसमें घर से बाहर निकलकर मतदान करने में कितनी उत्साहित होंगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि लाभार्थी के तौर पर महिलाएं सबसे ज्यादा रही हैं। इसके साथ साथ मुसलमान वोट अच्छा खासा समीकरण यहां पर रखता है, और फिर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राजपूतों में जो असंतोष की बात निकल कर आ रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। राजपूत असंतोष और उसके साथ साथ ब्राह्मण, ये दो जाति आज अपने अपनी ध्रुवी पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अदिति, एक संक्षेप में आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा, राम मंदिर का कितना असर इन 14 सीटों पर या उत्तर प्रदेश में आपने अभी तक असेस किया है? मैं कल ही वापस लौटी हूँ, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, 3 सीट। लेकिन इस बार के चुनाव में लखनऊ, रायबरेली, अमेठी के साथ साथ केसरगंज, ये 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13 की 13 भाजपा के पास थी, और इस बार चुनौती है रायबरेली, अमेठी, क्या कुछ होगा। अब आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, मैं आपको एक एक लाइन में ये बता देती हूँ। अमेठी से शुरुआत करते हैं। अमेठी में राम मंदिर का मुद्दा उतना ज्यादा प्रबल नहीं है, मुद्दा है अस्पताल का। संजय गांधी अस्पताल वहां पे बंद हो चुका है, उनको अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी है रायबरेली के जिला अस्पताल पहुंचना होता है, जिसमें लगभग 1 घंटे का या 40 मिनट का टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में एक वो मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है कि क्योंकि अब बूचड़ खाने में नहीं जाती हैं गाय, तो ऐसी स्थिति में गायों को खाने की पूरी व्यवस्था नहीं है। उनके लिए गौशाला बना दी है, लेकिन खाना नहीं है, तो वो रात को छोड़ दी जाती हैं। किसानों के खेत में रात को जानवर घुसते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। वहां पर एक बात कही गई कि नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इस बार उनकी बात, कई लोगों की बात ये मानी, और बहुत रोचक बात है कि कई लोग कह रहे हैं कि हम इस बार राहुल गांधी या गांधी परिवार को, वो शर्मा जी जो केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ नहीं, वो वेट कर रहे हैं गांधी परिवार का। लेकिन इस बीच में मैं ऐसी जगह पहुंची जहां पे बहुत ज्यादा संख्या में ब्राह्मण थे, तो कई ब्राह्मणों ने जब शुरुआत की कि हम इस बार केएल शर्मा को देंगे, अंततः जब मैं पहुंची उनकी पंचायत में तो एक बात निकल कर आई। उन्होंने कहा कि हमारा मन नहीं मानता। ब्राह्मणों की पंचायत में कहा गया कि कुछ भी हो, लेकिन जो वोट है वो हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। वहां से निकल के रायबरेली आते हैं, रायबरेली में कांटे की टक्कर है। एक लाइन में उनको वो नेता चाहिए जो हमारे साथ जमीन पर रहे, अगर हमें आधी रात को दिक्कत है तो हम उसके घर पहुंच पाए, यानी कि कांटे की टक्कर है। लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त है, लखनऊ में राम मंदिर का असर है, और वहीं अगर केसरगंज जाते हैं तो केसरगंज में चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन जो पूरा रोचक रहा, किस तरीके से आखिरकार अमित शाह ने फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरी टिकट मत काटो, जो अभी तक मेरे ऊपर आरोप नहीं तय हुए हैं, आप टिकट काट के मेरे ऊपर आरोप उसको फाइनल कर रहे हैं। लेकिन फिर जेपी नड्डा की बात न मानी, लेकिन अमित शाह के फोन के बाद सब कुछ सुलह हुई और छोटे बेटे को टिकट दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर है, और खास करके गांधी परिवार का तो सब कुछ दांव पर है। रायबरेली और अमेठी, रायबरेली से खुद राहुल गांधी उम्मीदवार के तौर पर हैं, अमेठी से केएल शर्मा हैं, और प्रियंका गांधी लगातार यहां से चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इमोशनल अपील जबरदस्त है, लेकिन क्या ये इमोशनल अपील वाकई में काम करेगी? क्या जनता ने वहां पर जो देखा है कि राहुल गांधी के पास वक्त बहुत कम होता है ताकि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पहुंच सकें, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दे सकें, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बात होगी। लेकिन जैसा कहते हैं कि एक पारंपरिक कनेक्ट, क्या ये कनेक्ट वाकई में बहुत ज्यादा साबित होगा मजबूत, जिसकी वजह से यहां पर चीजें बदलेंगी? तो ये कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बारे में भी चर्चा करें कि अवध की 10 सीटों के साथ बुंदेलखंड की 4 सीट हैं जहां पर इस बार मतदान होना है। बुंदेलखंड में राम मंदिर का जो मसला है वो जरा ज्यादा अहम है, लेकिन इस पूरे खेल में
जो एक जिसको कहते हैं ना डील ब्रेकर, वो डील ब्रेकर है मायावती जी की पार्टी बीएसपी। बीएसपी का खुद अपना अस्तित्व इस बार बहुत बड़े सवालिया निशान के घेरे में है और मायावती ने अपने भतीजे को इस बार कैंपेन से एक तरह से बाहर निकाल दिया कि अगर बीएसपी बहुत अच्छा नहीं करती तो कम से कम उनके भविष्य पर बहुत असर ना पड़े। हालांकि जो देखा वो ये कि वो अपरिपक्व नेता हैं, अभी परिपक्व हो जाएंगे तो उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन खेल कुछ और है इसके पीछे। खेल ये है कि क्या बीएसपी इस बार वो काम कर रही है जो पार्टी स्पॉइलर का काम करती है। अगर कांग्रेस जीत रही तो वहां पे सेंध मार दो, बीजेपी जीत रही है तो वहां पे सेंध मार दो। क्या ये संभव है? और अगर ये हो पाया तो फिर कांची राम की जो नीति और रणनीति थी उसका पालन करती हुई मायावती दिखाई देगी। बीएसपी पर बहुत संक्षिप्त में एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। तो सर अभी से नहीं, पहला फेज, दूसरा फेज, और जब हम 7वें फेज तक पहुंचेंगे तब तक मायावती का जो रोल है, और शायद इस बार हम ये छोड़ देते हैं कि वो किसकी बी टीम है किसकी ए टीम है, शायद इस बार ये नजर आ रहा है कि वे बताना चाहती हैं कि हाथी जिंदा है, मैदान में है, चुनाव लड़ रहा है, हम इसमें इसके साथ हैं, उसमें उसके साथ हैं। यानी कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में खत्म नहीं हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। शायद यही पूरा समीकरण यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। और चलते चलते बस एक छोटी सी टिप्पणी मुस्लिम वोटर्स पर। देखिए, इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान बड़े पैमाने पर हुआ है। कहां किसने कैसे शुरू किया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिस्टर एनालाइजर के शो में हम आपके सामने कल प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुस्लिम वोटर 2014 और 2019 के मुकाबले हताश नहीं है। आज मुस्लिम वोटर बाहर निकलकर मतदान कर रहा है। दरअसल जहां जहां मुस्लिम वोटर बड़े पैमाने पर है, वहां पर मुस्लिम वोटर के बीच में मतदान प्रतिशत 80 से 95% है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह बताएगा कि हमारे देश की राजनीति की दिशा और दशा 4 तारीख के बाद क्या होने वाली है, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे तमाम प्रांतों में। तो आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें बानगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उबलेपुर, श्रीराम, हुबली और उसके साथ साथ आरामबाग है। यहां पर अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें, 42 सीटें हैं। टीएमसी ने 43% वोट शेयर के साथ 22 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें हासिल की थी। मैं कांग्रेस की यहां चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इस बार के चुनाव में शायद कांग्रेस कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। एक सीट से ज्यादा कांग्रेस का अस्तित्व वहां पर बड़े पैमाने पर दिख नहीं रहा। वामपंथ दलों के बारे में भी शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है चर्चा करने की। वोट कटवा के अलावा वामपंथ दल आज कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मुख्यतः पश्चिम बंगाल में आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम तृणमूल कांग्रेस है। अब इसमें 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें तृणमूल कांग्रेस की 4 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें हैं। और यहां पर मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती यह है कि वो अपनी इन 3 सीटों को कैसे मेंटेन करके रखे। और आप देखिए, इसी की वजह से बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में कैंपेन भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएए के मुद्दे को बड़े पैमाने पर सामने प्रचारित किया है और वो इसलिए क्योंकि यहां पर करीबन 18 लाख मतदाता हैं जो मतवा समाज से संबंधित हैं, जिसमें से 5.5 लाख ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से भारत आए लेकिन अभी तक उनकी सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारा असमंजस है। 14 सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, 300 और सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे उन लोगों को जिनको सीएए कानून के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मतवा समाज का वोट इतना महत्वपूर्ण है कि उसके आधार पर सीएए के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल कर लेगी? एक बात यहां पर नोट करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एनआरसी का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और यह बात किसी और ने नहीं, उस वक्त अमित शाह जी ने कही थी। बीते 5 सालों में एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक भी टिप्पणी नहीं की है। यहां तक कि असम में भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। और जहां तक मैं बंगाल की राजनीति को समझता हूं, एनआरसी का मुद्दा बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण था, खास करके हिंदू वोटर के लिए। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आज एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, जहां अपनी सीटों को बचाना उसके लिए प्राथमिकता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में एससी एसटी वोट बैंक पर जो सेंध लगाई थी, क्या वो लाभार्थी वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचेगा? क्योंकि राज्य के स्तर पर लक्ष्मी योजना अपने आप में तृणमूल कांग्रेस के लिए वो रामबाण है जिसके आधार पर ममता बनर्जी महिला वोटर पर बड़े पैमाने पर आश्वस्त है। और अगर आप पोलिंग परसेंटेज देखेंगे तो यह बताता है कि पश्चिम बंगाल में आज पोलिंग परसेंटेज इतना बढ़ा हुआ है कि इसका फायदा बड़े पैमाने पर टीएमसी को हो सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है बंगाल में। बंगाल को लेकर कोई भी व्यक्ति कभी कुछ नहीं कह सकता। आप विधानसभा के चुनाव देख लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्तेजित थी, उत्साहित थी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने गेम बदल दिया। ठीक वैसे ही जैसे संदेश खाली के पूरे मुद्दे पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो टीएमसी को पूरी तरीके से घेर दिया, लेकिन साहब 5 वीडियो सामने आए हैं और वो 5 वीडियो अभी तक वहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस के पास है, जिसके दम पर कोई जांच नहीं हुई है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, ना ही सबसे बड़ी बात है इसकी सत्यता के बारे में कोई चर्चा कर रहा है। लेकिन पूरे बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर अब टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। तो मैं बंगाल की छोटी सी स्थिति आपसे समझवा देती। बिल्कुल सर, तो आपने बहुत बारीकी से एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो थी मतुआ समुदाय की बात थी, तो वो उसके इतर एक बात बताते हैं। जब भी हम ऑफ रिकॉर्ड किसी नेता से बीजेपी की चर्चा करते हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंटली 370 की बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है इजाफे की आंकड़ों में वो पश्चिम बंगाल से है, 18 से 30 तक पहुंचने की। और अगर हम उनसे कहें कि जोड़ लेते हैं तो 25 की बात करते हैं। उसकी साफ साफ वजह यह है लॉ एंड ऑर्डर, और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस महिला वोटर्स का नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करना। इसके अलावा जैसे सीए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और महिला वोटर्स का नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करना, भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि बड़े नंबरों में इजाफा पश्चिम बंगाल से होगा जो उनको 370 के पास लेकर जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी बंगाल का समीकरण पूरे तरीके से इसलिए हम आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ग्राउंड पर आकर खेल रही है। यानी कि अब जो मतदान के फेज बचे हुए हैं ये सारा तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहां का गेम पॉलिटिक्स अलग है साहब। इसलिए पश्चिम बंगाल को समझने के लिए हमें एक फेज का इंतजार और करना पड़ेगा। 6वें फेज के मतदान के पहले शायद हम बेहतर तरीके से कुछ आकलन के साथ आपके सामने आ पाए, लेकिन अभी तक जो स्थिति दिख रही है हमने आपके सामने रखा। या यूं भी कह सकते हैं सर कि इस बार टीएमसी भी बीजेपी के पिच पे खेल रही है। जो संदेश खाली का जो मुद्दा रिवर्स करने की कोशिश की गई है, तो बीजेपी के पिच पे टीएमसी आ चुकी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली बार कहा था फुटबॉल में एक टर्मिनोलॉजी है रिवर्स किक। जी, ममता बनर्जी ने इस रिवर्स किक को इतने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है कि इस बार संदेश खाली के मुद्दे पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अमला फिलहाल चुप्पी साधे बैठा है। ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव में उनके पैर में जब चोट आ गई थी उसके बाद जो इमोशनल फैक्टर था वो हावी हुआ। बिल्कुल, तो बंगाल के बारे में देखिए बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं और इस बार चुनावी अवधि इतनी लंबी है कि उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। हम उड़ीसा की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर 5 सीटों पर मतदान होना है और 20 तारीख को इसमें है, जिसमें बारगढ़, सुंदरगढ़ और उसके साथ साथ कंधमाल के ऊपर भी उड़ीसा में इस बार मतदान होना है। उड़ीसा में 21 सीटें हैं साहब, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें 2019 में जीती थी। 42.8% वोट शेयर था। एनडीए के पास 8 सीटें, बीजेपी के पास 8 सीटें आई थी। 38.4% वोट शेयर था। यूपीए को 1 सीट यहां पर मिली थी कांग्रेस को और 13.4% वोट शेयर था। जिस तरह से मैंने बंगाल में कहा कि कांग्रेस वर्चुअली इररिलेवेंट होती दिखाई दे रही है, उड़ीसा में इस बार कांग्रेस को आप इररिलेवेंट मान सकते हैं और ये कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है। उन तमाम राज्यों में जहां एक जमाने में कांग्रेस की तूती बोलती थी, आज वहां पर कांग्रेस के जब नामनेवा ना हो तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि पार्टी ने कहां और कैसे अपने तमाम फॉलोअर्स को गवा दिए। 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी की और माफ कीजिएगा 3 भारतीय जनता पार्टी की और 2 बीजेडी के पास थी। कांग्रेस को इसमें से एक भी सीट नहीं मिली थी। अब यहां पर आते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हम सब जानते हैं कि यह लड़ाई सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उसके साथ साथ नवीन पटनायक की छवि पर है। दोनों अच्छे सधे हुए नेता हैं, दोनों की बयानबाजी सधी हुई। आप यहां पर कोई दाएं बाएं इधर उधर हवाई बयानबाजी बहुत होता हुआ नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवीन पटनायक के ऊपर बहुत ही सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सधे अंदाज में उन पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि 2000 से नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, जनता की नब्ज को पकड़ते हैं। पिछले 3 चुनाव से नवीन पटनायक ने अपने विधानसभा के चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र में जाने की जहमत तक नहीं उठाई साहब, जाते ही नहीं है। इसके बावजूद लैंडस्लाइड मार्जिन से वो जीतते हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उड़ीसा की जनता और उनके बीच का कनेक्ट, उनके पारिवारिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। इस बार थोड़ा बदला हुआ है मामला और वो इसलिए क्योंकि वीके पांडेन, जिन्हें एक तरह से दत्तक पुत्र माना जा रहा है नवीन पटनायक का, वो इस बार रिमोट कंट्रोल से बहुत चीजें चला रहे हैं और नवीन पटनायक की तबीयत जरा खराब चल रही है। ऐसे में पांडेयन को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर भी कई तरह के सवाल थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो लाभार्थी वर्ग जिसे तैयार किया था बीजेडी ने बड़े पैमाने पर, उस लाभार्थी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब केंद्र की योजनाओं का फायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार
लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। और यह मैं कह सकता हूं कि ये वो लाइफलाइन है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चेला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के पास लाभार्थी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो केंद्र से प्रभावित हो रहा है। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा क्रैक कर लिया तो कर लिया, अन्यथा वाकई में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, विधानसभा के भी मतदान होने हैं, दूसरे फेज का मतदान है, और यहां पर विधानसभा का गणित बिल्कुल अलग है लोकसभा से। और यहां पर अभी भी जो जमीन पर जब आप बात करने जाएं तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि बीजेडी से बहुत नाराजगी नहीं है। आप सोचिए साहब, सन 2000 से बीजेडी की सरकार है, नवीन पटनायक को लेकर अभी भी लोग नाराज नहीं है स्थानीय स्तर पर। अदिति, ये बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ कहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे किसी राज्य में, अभी देखिए हालिया में एक बयान आया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाते हैं। और उड़ीसा में 2014 में, मुझे याद है मैं उस कार्यकारिणी में गई थी, 3 दिवसीय कार्यकारिणी हुई, वहां के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पूजा अर्चना की। इसलिए उड़ीसा मिशन बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा विन विन सिचुएशन है, चाहे उसके नंबर का इजाफा हो, स्ट्राइक रेट उतनी हो या नहीं भी हो, क्योंकि अगर जीते तो अच्छी बात है, नहीं जीत पाए तो फिर राज्यसभा में बीजेडी सपोर्ट तो वैसे भी करेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी सीटें निकालती है तो जो हम लोगों के दिमाग में, या ये जो एक नैरेटिव जानबूझ के मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम इसका खंडन लगातार करते आ रहे हैं, एक नैरेटिव तैयार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी कई राज्यों में पीक पर है, तो जाहिर सी बात है उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने नुकसान की भरपाई कर सकती है, इसलिए उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जरा हम विधानसभा पर आते हैं। विधानसभा में दूसरे चरण के मतदान में 35 सीटें हैं जिस पर वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 28 सीटों पर वोटिंग हुई है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो तकरीबन 60 सीटों पर मतदान इस बार खत्म हो जाएगा, जो कि आधे के आसपास पहुंचती है। 147 सीट्स हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की ये जो 147 सीट्स है, इसमें अगर वो इलाका जो कि आंध्र प्रदेश से जुड़ता हुआ इलाका है, अगर उसके वोटिंग पैटर्न और बिहेवियर को छोड़ दीजिए तो बाकी उड़ीसा का वोटिंग पैटर्न और बिहेवियर काफी कुछ बड़े पैमाने पर अगर आप देखें तो बंगाल से प्रभावित या मिलता जुलता दिखाई देता है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, उसके साथ साथ बोलचाल की भाषा, उड़िया और बांग्ला में अगर आप एक भी भाषा जानते हो तो दूसरे को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो ये एक तरह से मिलता जुलता दिखाई देता है। आप देखिए जो रीजनलिज्म का एक बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ आपको दिखाई देता है, कुछ वही आधार आज आपको उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है। अगर आप 2019 के विधानसभा के आंकड़े देखें तो बीजेडी को 112 सीटें मिली थी 44% वोट शेयर के साथ, एनडीए को 23 सीटें मिली थी 32% वोट शेयर के साथ। अदिति, क्या आपको लगता है कि विधानसभा के स्तर पर ये जो गैप है तकरीबन 12-14% वोट शेयर का, इसको बीजेपी क्रॉस कर सकती है और धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने जिनका नाम लिया, धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इंटरनली शुरुआत से, जैसे काम कैसे होना चाहिए, चाहे फिर विपक्ष में थे तब भी कैसे बीच में जाना चाहिए। आपको याद होगा एक हादसा हुआ था ट्रेन का, उस समय भी किस तरीके की स्थितियां वहां पर कंट्रोल की गई केंद्र सरकार द्वारा, ये मैसेज देने के लिए कि केंद्र सरकार अपनी हर संभव मदद जो है लोगों के लिए कर रही है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे संबित पात्रा भी है, वो कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में है जो इम्पैक्ट है, वो भले ही चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हो लेकिन विधानसभा में उसका इम्पैक्ट जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में खुद को बहुत ज़्यादा नंबर, क्योंकि जब सर्वे हो रहे हैं उसमें लगातार अपने आप का इजाफा और बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल रही है। ये कहना मुश्किल होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का सपना पूरा हो या ना हो, लेकिन इजाफे के लिहाज से वोटिंग परसेंटेज जिसका जिक्र किया वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें मैं एक टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी तक संबित पात्रा को हर कोई एक प्रवक्ता के तौर पर देखता आ रहा है। संबित पात्रा से मेरी पहचान बहुत पुरानी है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, संबित पात्रा वो डार्क हॉर्स हैं जिनके ऊपर कभी भी आप दाव लगा सकते हैं। और ये डार्क हॉर्स अगर असेंबली के चुनाव में बीजेपी को मार्जिन मिल जाती है तो कुछ भी कर सकता है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। एक और खास बात, पार्टी के लिए वो कितने महत्वपूर्ण है इससे पता चलता है। जितनी भी कार्यकारिणियां होती हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसमें जितने भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, आर्थिक रेजोल्यूशन जाते हैं,
उसमें संबित पात्रा का बहुत मेजर रोल होता है और जो आला कमान है वो उन पर आंख बंद करके विश्वास रखते हैं। अगर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लिखना है या उसका कंटेंट देना है तो संबित पात्रा वो पहले चेहरे होते हैं। इसकी पोलिंग के बारे में हम आपके सामने पूरी विस्तृत जानकारी और एनालिसिस रख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहां और कैसे क्या होने जा रहा है। 49 सीट्स पर मतदान होंगे 20 मई को और उसमें से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास हैं। तो बहुत कुछ दाव बहुत सारी पार्टियों पर। लेकिन अब बात करते हैं बिहार की। बिहार को लेकर एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट रख दूं। बिहार को 40 में से 39 सीट्स एनडीए को मिली थी 2019 में। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है और इस बार आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है क्योंकि उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इस बार अगर आरजेडी ने बिहार में अपना कमाल नहीं दिखाया तो हमेशा के लिए पटाक्षेप होता हुआ दिखाई देगा लालू प्रसाद यादव के परिवार का और उनकी राजनीति का भी। इसीलिए जातीय आधार पर इस बार बिहार बड़े पैमाने पर आगे है, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और उसके साथ साथ सारण और हाजीपुर में मतदान होने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 53% वोट शेयर एनडीए के पास था, 39 सीट्स। आरजेडी और कांग्रेस के पास 30% वोट शेयर, 1 सीट। लेफ्ट के पास 2% के आसपास वोट शेयर, 1 भी सीट नहीं। बिहार दरअसल उन राज्यों में से है जहां पश्चिम बंगाल, केरल के अलावा लेफ्ट का अभी भी अस्तित्व बचा हुआ है और यहां पर लोग अभी भी वामपंथ को पूरी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि एक ऐसा राज्य है जहां पर जाति के आगे कहीं कोई सोचता नहीं है। आप सोचिए, जैसे मेरा नाम अजय कुमार है, जैसे ही कोई पूछता है आपका नाम क्या है, अजय कुमार, आगे आप रुकते ही नहीं है साहब। आगे यानी कि सरनेम बताइए। सरनेम बताने के बाद ही पता चलेगा कि आपसे बात करने योग्य है भी है या नहीं है। तो यह है बिहार। 20 मई को जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें एनडीए के पास 5 सीटें रही थी 2019 में। आरजेडी और कांग्रेस को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिली थी और लेफ्ट को भी यहां पर कोई सीटें नहीं मिली थी। अब आ जाते हैं कि यहां पर जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें कहां कहां क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं सारण की। सारण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजीव प्रताप रूडी यहां पर उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है? उनके सामने खड़ी हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ राजनीति में आगाज कर रही हैं। इन्होंने अपना किडनी दान अपने पिता को दिया था, जिसकी वजह से कई तरह की टिप्पणियां भी इनको झेलनी पड़ी थी। इनके पूरे चुनाव प्रचार को उनके भाई तेजस्वी यादव खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पूरी दिलचस्पी है कि रोहिणी आचार्य चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाए। उसके साथ साथ दूसरी सीट जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा हम करने जा रहे हैं वो है चिराग पासवान की हाजीपुर। हाजीपुर पारंपरिक तरीके से उनके पिता चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान की सीट रही है। वहां से उनको हरा पाना लगभग नामुमकिन सा होता हुआ दिखाई दिया और वो इसलिए क्योंकि जातीय समीकरण पूरे आधार पर वहां पर पासवान परिवार के साथ ही है। इसके अलावा और कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। सबसे पहले रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी यहां पहले भी हार चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी यहां सीट जीत भी चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी का सब कुछ इसलिए दांव पर है क्योंकि ये इस बार उनके लिए आखिरी लाइफलाइन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ। रोहिणी आचार्य अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए लगी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि रोहिणी आचार्य को पूरे तरीके से स्थापित करने में एक व्यक्ति लगा है, वो है तेजस्वी यादव। अब यहां पर देखिए उनकी 2 बहनें हैं जो कि इस बार मैदान में हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य पर ज्यादा जोर है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपके सामने रखा, हाजीपुर की सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर पासवान वोट भी बहुत है, पिछड़ा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, शेड्यूल कास्ट वोट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है और चिराग पासवान जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, उनके लिए ये सीट जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पिता यहां से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कई बार दर्ज कर चुके हैं विक्ट्री मार्जिन को लेकर। तो यहां पर क्या स्थिति होगी, कितना विक्ट्री मार्जिन होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और एक और सीट जो अब अचानक सुर्खी पकड़ रही है वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया, यहां पर सीता जी का मंदिर बनाएंगे। देखिए ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है जब आप बिहार के इस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि सीता जी को लेकर यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन इस बात को लेकर हमेशा यह कहा गया कि राम जी के लेकर तो पूरे देश में इतनी चर्चा होती है, मंदिर बनाने की बात होती है, सीता मैया को लेकर कोई क्यों नहीं चर्चा करता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये जो दुखती रग है ना, उसे बहुत प्यार से सहलाने की कोशिश की है। अदिति। बिल्कुल सर, और शायद ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करेगा क्योंकि ऐसा जमीन पर माना जा रहा है। और आपने कहा सीता मैया, वहां पर ये सेंटिमेंट ऐसा है कि वो माँ मानते हैं कि माँ का मंदिर बनेगा, हमारी जो रक्षा करने वाली माँ का।
अच्छा, इसके इतर हम बात करते हैं। वैसे तो ये जितनी भी 5 सीटों पर जो चुनाव है ये फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, ये सारी की सारी उनके झोली में है। और इस बार जो हम बार बार बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज की, जैसा आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी वर्सेस लालू प्रसाद की बेटी, इसके अलावा हाजीपुर, ये हाजीपुर में चाचा अभी नाराज हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं। तो चुनौती एक ये है स्ट्राइक रेट की, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती ये है कि जेडीयू की सीटें इंटैक्ट रहें, और तीसरी बड़ी बात है कि इस बार विपक्ष की भी चिंता है। वैसे मानते हैं कि पक्ष की चिंता है कि वोटिंग परसेंटेज बने, बिहार में विपक्ष की भी चिंता है कि वोटिंग परसेंटेज बने, उनके वोटर घर से बाहर निकले, क्योंकि बिहार का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा चिंताजनक पिछले दिनों में नजर आया। अदिति, आपने अभी तक राम मंदिर का जिक्र किया था, इस बात को लेकर यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश से बहुत सटा हुआ है। राम की आस्था खास करके बिहार में जब आप जाएं, जय सिया राम एक आमतौर पर बोलचाल की सुबह की वो अभिनंदन है जो कि हर कोई करता दिखाई देता है, लेकिन राम के नाम पर मतदान बिहार में लगभग न के बराबर रहा। बिहार में पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत जबरदस्त है, और ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी कास्ट यानी कि जातीय आधार पर है। कौन सी जात का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है वो मुझे जातीय आधार पर कितना फायदा पहुंचा सकता है, मेरा काम कितने आसानी से होगा, उम्मीदवार के पास में जाऊं या फिर जो सांसद या विधायक है उसके पास जाऊं, मेरे घर पर वो मुझे छोड़ने आएगा कि नहीं, शादी में आएगा कि नहीं, इस तरह की बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखना पड़ेगा कि इस बार ओवरराइडिंग थीम एनडीए के फेवर में जाता है या दरअसल जातीय आधार पर बिहार मतदान करता है, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो फिर बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। इसलिए बिहार को भी मैं एक स्विंग स्टेट मानता हूं, जैसा मैंने महाराष्ट्र के बारे में हमेशा कहा। एक और स्विंग स्टेट जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है झारखंड। झारखंड की 3 सीटें हैं जिस पर मतदान होना है, और झारखंड में इन तीनों सीटों में से अभी तक झारखंड का अगर पूरा हम आंकड़ा आपके सामने रखें 14 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 56% वोट शेयर के साथ 12 सीटें 2019 में मिली थी। यूपीए को, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस यहां पर एक साथ में है, 2 सीट मिली थी 35% के आसपास वोट शेयर के साथ साथ। लेकिन इस बार जो मतदान होना है इसमें तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। यहां पर एक सीट पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, वक्त जरा कम है इसके लिए, वो इसलिए क्योंकि हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपनी साख और नाक दोनों बचानी पड़ेगी। यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, इन दोनों ने हजारीबाग सीट को बहुत अच्छे तरीके से सींचा था। आज यशवंत सिन्हा तो पार्टी में नहीं है, जयंत सिन्हा पार्टी में जरूर हैं, लेकिन क्या वो पूरे मन के साथ हजारीबाग की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ये बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ पूरे के पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आदिवासी वोट बैंक बहुत ज्यादा इस बार कारगर होता दिखाई देगा। और एक छोटी सी बात यहां पर हम करते हैं, जब हम आरजेडी के यहां पर अस्तित्व की बात करते हैं तो आरजेडी यहां पर यादव के साथ साथ मुस्लिम वोट को अट्रैक्ट करता है, और मुस्लिम वोट कई पॉकेट्स में बहुत जबरदस्त है। जैसे आप बरौनी की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, लोहरदगा के इलाकों की बात करें, कोडरमा की बात करें, इन सभी जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक भी काफी काम करता हुआ दिखाई देगा। अदिति, और सर इन सारी बातों के साथ साथ एक चीज और महत्वपूर्ण है, उपचुनाव, जो कि आपने कहा गिरफ्तारी के बीच में उनकी पत्नी का उपचुनाव लड़ना। तो जिस तरीके से लोकसभा पे नजर रहेगी सीटों पर, उपचुनाव की उस सीट पर भी बेहद ज्यादा नजर रहने वाली है कि आगे के समीकरण कैसे रहने वाले। बिल्कुल, अब हम चलते चलते श्रीनगर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की सीट पर मतदान को देखने के बाद हर किसी में ये उम्मीद जागी है कि अब जम्मू कश्मीर में मतदान प्रतिशत न सिर्फ 36% से कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, बल्कि कहीं ज्यादा होगा। इस बार मतदान होना है 20 मई को बारामूला सीट को लेकर। बारामूला से उमर अब्दुल्ला उम्मीदवार के तौर पर हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बारामूला के बारे में ये भी देखिए, बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि बारामूला को अगर आप लेकर चलें तो यहां पर ये पीओके से सटा हुआ इलाका है। पीओके को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े दावे किए हैं, चुनाव के चर्चा में रहा है। तो क्या बारामूला की सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सज्जाद लोन की यहां पर बड़ी भूमिका दिखाई देगी। सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला पर सीधे हमला करते हुए, जैसा हमने आपको कल दिखाया था मिस्टर एनालाइजर में, सीधे हमला करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी में गुड भारतीय जनता पार्टी और बैड भारतीय जनता पार्टी आप कैसे कहते हैं। खास करके जब एक पूरे वर्ल्ड ने नैरेटिव बनाया था गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। भाई तालिबान तालिबान है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी अलग थी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी अलग है। पार्टी होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अलग माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और अदिति, यहां पर एक बहुत ही राजनीतिक और रणनीतिक
फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि घाटी में एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। और साथ में ये भी कहीं ना कहीं जो आपने शुरुआत में आप हमेशा कहते हो लाइन बहुत पसंद है कि पर्दे के पीछे की कुछ बातें जो कहीं अनकही रह जाती हैं। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बहुत आश्वस्त है, पहले भी अच्छा कर चुके, अपनी परंपरागत सीट श्रीनगर छोड़ के यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी आश्वस्त हैं। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी और उमर अब्दुल्ला का वो कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कहता है। और इसके साथ साथ मुझे आज़ाद साहब की एक तरह से उनके सीन से गायब होना अभी तक समझ नहीं आया। जिस पूरे जोश के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया था, कांग्रेस के साथ बगावत की थी, आज पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव से वो लगभग गायब है। रणनीति का हिस्सा। और ये रणनीति जाहिर सी बात है किसकी है, इसके बारे में हमें तय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सीट है जिसका मतदान 20 तारीख को नहीं 25 तारीख को है, और इसे लेकर महबूबा मुफ्ती बहुत संशय में है। उन्हें इस बार बहुत डर सता रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां भी मेरी बात थोड़ी बहुत लोगों से हुई है, हर किसी का यही कहना है कि अनंतनाग सीट पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सहमी डरी हुई है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि अभी तक उनका पूरा जोर साउथ कश्मीर के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में था। उसके दम पर ही वो अपनी राजनीति की बिसात आगे बढ़ा रही थी। इस बार चूंकि सब कुछ नॉर्मल है और उनकी जो डोल पॉलिटिक्स थी कि आप मुझे मदद करो, आप पत्थरबाजी करवाओ, आप तमाम तरह की चीज़ें करो, मैं आपकी मदद करूंगी, अलगाववाद को हवा देती थी, वो इस बार नहीं है। तो इस बार बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये चेंज बारामूला पर भी दिखाई देगा अदिति। बिल्कुल। तो एक इसके साथ साथ हम समाप्त करने से पहले लद्दाख की बात जरूर कर लें। एक सीट है, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जा चुका है, पहली बार इस बार यूनियन टेरिटरी के तौर पर वहां मतदान होगा। लेकिन यहां पर एक जबरदस्त 2 फाड़ दिख रहा है। जो बुद्धिस्ट आबादी है वो अपने आप में लद्दाख के आसपास है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सेना की तैनातगी है। दूसरी तरफ करगिल का पूरा क्षेत्र जो कि मुस्लिम बहुल है, अपने आप को बुद्धिस्ट के नजदीक नहीं पा रहा और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर असंतोष को हवा दे रही है अदिति। और यह बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके की रणनीति और राजनीति इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को छोड़कर बागी को समर्थन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की कुछ मनस्थिति मुझे समझ में आती नहीं है। कई बार ये रिवर्स स्ट्रैटेजी भी इसको देख सकते हैं। पहले तो आपको याद होगा वो समय जब एक बहुत ही धुआंधार स्पीच लद्दाख के सांसद, बीजेपी के सांसद ने दी थी और लद्दाख तब बहुत प्रोमिनेंट एक तरह से हो गया था। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो कॉन्फिडेंस और कम कॉन्फिडेंस के बीच की जो लकीर है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ से उठ रहे बागी स्वर। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का रिवर्स ये जो स्ट्रैटेजी करना। और मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर लगातार जो आवाज़ उठ रही है, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर या उनकी रणनीति के ऊपर कितना होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस बार हमने जो अभी देखा है, जिस तरह से खास करके लद्दाख के पूरे इलाके में ये जो मांगे हो रही हैं कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दे दीजिए, ये अपने आप में एक बहुत मजबूत डिमांड है और बहुत मजबूत एक फोर्स है। अब इसमें कई तरह की दिक्कतें भी हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीन की उपस्थिति अपने आप में बड़ी है, सेना का बहुत बड़ा यहां पर रोल है। क्या कोई भी केंद्र सरकार लद्दाख के पूरे क्षेत्र पर डायरेक्ट कंट्रोल अपना छोड़ सकती है? मैं लद्दाख का कंपैरिजन वैसे तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लद्दाख और दिल्ली में बहुत समानता है। दिल्ली में जिस तरीके से कोई भी केंद्र सरकार ये शायद मानना पसंद ना करे कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दे दिया जाए, वैसे ही लद्दाख को लेकर पूर्ण राज्य का दर्जा अपने आप में देना कई तरह की रणनीतिक और उसके साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े करता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। वहां पर लोग बहुत दुखी हैं और उनको इस बात की एक वो जो अपेक्षा वाली बात है, हम बहुत कटे हुए हैं, देश के मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं, इसे लेकर बहुत तरह का असंतोष वहां पर बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस असंतोष को कैप करने की कोशिश कर रही थी। अपने सांसद को टिकट न देकर उन्होंने एक नए व्यक्ति को यहां पर उतारा है मैदान में। ये भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब अपने सांसद पर उन्होंने पूरा भरोसा था। और लद्दाख के क्षेत्र में आप याद कीजिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने से जो सिंधु फेस्टिवल मनाया जाता है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बौद्धों के बीच में बहुत मजबूत रही है। ऐसी स्थिति में अब लद्दाख में जो अस्थिरता का माहौल दिख रहा है, इसमें विदेशी हस्तक्षेप को भी आप एक बड़े पैमाने पर देख सकते हैं अदिति। बिल्कुल सर।
कुल मिलाकर हमने आपके सामने एक तस्वीर, एक खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की, आपको ये बताने की कोशिश की कि 49 जो सीट्स है जिस पर 20 तारीख को मतदान होना है, उसे लेकर कहां और कैसे चीजें बदल सकती हैं। लेकिन एक बात हम आपके सामने छोड़े जा रहे हैं, और ये फूड फॉर थॉट जिसको हम आमतौर पर कहते हैं अदिति, फूड फॉर थॉट इज महाराष्ट्र में इस बार किसका डंका बजेगा साहब। महाराष्ट्र 48 सीट्स, उसके साथ साथ बिहार 40 सीट्स। इन 40 सीट्स पर कास्ट या ओवरराइडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, यानी कि 88 सीट्स तय करेंगी उत्तर प्रदेश के अलावा कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है।